हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। दिस इज़ रोहित अग्रवाल। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट हमारी ट्रिक। तो बेसिकली ये जो ट्रिक है वो ट्रिक कम है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये जो चीज़ है वो एज अ ट्रिक तो हम नहीं कहना चाहेंगे, बट लेकिन मैं इसको ट्रिक सीरीज़ में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसका क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। हर साल किसी ना किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस का डायमेंशंस के साथ कुछ कनेक्शन, कुछ रिलेशन और उनके खूब सारे क्वेश्चंस। तो ये ट्रिक सीरीज़ में डालने का जो मतलब है वो सिर्फ यही है, जिससे आप इसको देख के जाओ और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसे 4-5 सेकंड में 10 सेकंड में निपटा कर आ जाओ। ठीक, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है ऑलरेडी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन वगैरह हमने किए थे नीट के, अभी है ना, जेई के नहीं किए हैं, लेकिन नीट के हमने देखे थे कि उसमें कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें आपके रेजिस्टेंस और डायमेंशन का डायरेक्ट रिलेशन पूछा गया था, और मैंने आपको उधर कई सारे तरीक़ों से इसको सॉल्व करना भी सिखाया था। तो अभी इस तरीके को हम परफेक्टली यूज़ करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करें यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को हैंडल करने में। ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले आप लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जितना शेयर करोगे उतनी इंगेजमेंट आएगी और जितनी इंगेजमेंट आएगी उतनी फ्रिक्वेंटली वीडियो भी आएगी। ठीक है ना। तो सब कुछ लिंक्ड है डायरेक्टली। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यार। यहाँ पर सबसे पहले हम रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है हम सबको पता रहता है, रो एल अपॉन ए, है ना। यानी कि रेजिस्टेंस लेंथ, एरिया और जो है रेजिस्टिविटी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं, अभी मैं आपको सिर्फ पहले तरीका बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो अब आपने देखा था कि मैंने डायरेक्टली यूज़ किया था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ये मैंने यूज़ किया था क्वेश्चंस में जब मैंने डिस्कशन करा रहा था। ठीक है ना। तो ये कहाँ से यूज़ कर पाया मैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को कहाँ से मैं कर पाया, देखो बेसिकली क्या है, हम रजिस्टेंस का जो है लेंथ के साथ जो है चेंज देख रहे होते हैं। तो रजिस्टेंस का जब हम लेंथ के साथ चेंज देख रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि हमें क्या लगता है कि रेजिस्टेंस एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया को हम भूल जाते हैं जनरली। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर आप लेंथ किसी वायर की बढ़ाओगे तो उस केस में क्या होगा, लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन एरिया भी तो उसका कम हो जाएगा ना यार। मान लो इतना वायर है, अब इस वायर की लेंथ आपने बढ़ाई, तो जब इसकी लेंथ बढ़ाओगे तो क्या होगा कि ये लेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन इसका एरिया छोटा हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो एरिया होता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आखिर कोई ऐसी चीज़ हमें रखनी पड़ेगी जो कांस्टेंट हो, जिससे हम रो तो कांस्टेंट है ही है, और अगर नीचे वाली चीज़ भी कांस्टेंट हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम डेफिनेटली रेजिस्टेंस और लेंथ का रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर वॉल्यूम के हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर इसको कर पाएंगे। एरिया में लेंथ का जब मल्टीप्लाई करते हैं तभी वॉल्यूम आ सकता है। तो ये हो जाएगा रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, यानी कि जो हमारी रेजिस्टेंस है वो एल स्क्वायर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर अगर रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम हमारे कांस्टेंट हैं तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा एल स्क्वायर पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये रिलेशन आया है। ठीक है ना। तो ये आपको समझना है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें भी दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं लेस देन 5% चेंज। ठीक है ना। तो उस केस में आपको एरर मेथड लगाना है, जो भी आंसर आएगा उसमें ट्वाइस कर देना है। ठीक है ना। मान लो आपका 2.5% चेंज दिया गया है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा फिर 5%। किसका? मान लो आपसे कहा गया कि जो रजिस्टेंस जो है आपकी लेंथ में जो चेंज हुआ है वो 2.5% है, तो रजिस्टेंस में कितना चेंज होगा, तो एरर मेथड के हिसाब से जो पावर है वो बाहर आ जाएगी। तो आपका ये हो जाएगा 2 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, यानी कि 5%। ठीक। तो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे। मुद्दा ये है, ये क्लियर होना चाहिए कि हो क्या रहा है। ठीक है ना। जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि हो क्या रहा है तब तक बात नहीं बनेगी। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये हो गया हमारा पहला। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर हम देखते हैं दूसरा। ठीक है ना। तो यहाँ पर परसेंटेज मेथड के लिए आप लिख लेना, क्या लिखेंगे, अगर 5% से कम है तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, ये परसेंटेज किसके बराबर हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 के। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर दूसरा पढ़ेंगे। अभी तक हमने लेंथ को चेंज किया था, अब हम करेंगे एरिया को चेंज। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ आपको पहले, जिससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आए। कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई हो ठीक सा। देखो क्वेश्चन है आपका, हालांकि प्रीवियस ईयर में हमने करे थे बट लेकिन अभी अलग से कर लेते हैं। इफ़ ए वायर इज स्ट्रेच्ड, आपने वायर को स्ट्रेच किया है till its length become
becomes 3/2 times, then calculate its new resistance। मतलब आपको बताना है, अगर एक वायर है उसको आपने, समझ पाए ना, एक वायर है उसको आपने स्ट्रेच कर दिया। अब जब आपने स्ट्रेच किया होगा तो बेसिकली वो कितने गुना किया है, 3/2 मतलब 1.5 टाइम स्ट्रेच किया। पहले लेंथ L थी तो अब की बार 1.5 L हो चुकी है। तो आपको बताना है कि अगर पहले R रजिस्टेंस था तो अब नया रजिस्टेंस क्या होगा। बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है, हम जानते हैं कि जब भी हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो हमारा अगर लेंथ चेंज हो रही है तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L² होता है ना। तो हमारी जो रजिस्टेंस आएगी वो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ L, यानी कि आपका 9/4। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखो मैंने ट्वाइस क्यों कर पाया डायरेक्ट, इसलिए कर पाया क्योंकि ये 1.5 है, मतलब 5 से कम है। तो मैं डायरेक्टली इसको कर सकता था 9/4। आप देखो 2 सेकंड भी नहीं लगे अगर हमें ये पता था। लेकिन अगर हमें नहीं पता होता तो हम परेशान हो जाते, बट लेकिन ये हमारा गलत ही आता है ना। क्यों? क्योंकि आप जो है R को L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके आते फिर, या फिर कुछ लोग क्या चतुराई करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई L/A है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एरिया में L² रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा है लोगों को करते हुए, ऐसा नहीं करना है। तो इस हिसाब से तो ये L के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया, जबकि ऐसा थोड़ी ना होता है। एरिया L² कैसे हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ये गलतियाँ, सिली मिस्टेक्स होती हैं और इनको हमें नहीं करना है, जिससे हमारे मार्क्स इंप्रूव हों। ठीक, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब जो है, अब हम करेंगे रजिस्टेंस का चेंज। नाउ चेंज इन रजिस्टेंस विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ऐसे भी पूछे गए हैं। अब देखो रजिस्टेंस हमारा क्या था, ρL/A। अगर हम लेंथ को चेंज कर सकते तो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी चेंज कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को कांस्टेंट करना पड़ेगा और रजिस्टेंस की डिपेंडेंसी एरिया पे लानी पड़ेगी। उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर वॉल्यूम फिर से कांस्टेंट कर दें, मतलब हम देखो जो रजिस्टिविटी है वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। अगर हम ऐसा कर दें कि जो बची हुई क्वांटिटी है वो भी कांस्टेंट हो जाए तो हमारी डिपेंडेंसी किस पर आ जाएगी, फिर एरिया पर। तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे एरिया से ही डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो लेंथ और एरिया है दोनों मिलकर वॉल्यूम बना देंगे। तो ये हो जाएगा रो वॉल्यूम अपॉन एरिया का स्क्वायर। और ये वाली जो चीज़ है वो कांस्टेंट हो गई, तो इसका मतलब हमारी जो रेजिस्टेंस है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगी एरिया के स्क्वायर पर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा किस तरीके से क्वेश्चन वेरी करेगा, क्वेश्चन किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अगर ये एरिया है तो डेफिनेट सी बात है रेडियस के पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि एरिया होता है πr²। इसका मतलब क्या है, जब आप पाई तो कांस्टेंट है, लेकिन जब डिपेंडेंसी देखोगे तो रेडियस की पावर 4 हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे अपने दिमाग में कि कभी भी क्वेश्चन ऐसा आए कि जहां पर रेडियस आपकी कुछ गुना हो गई है तो आपको नया रेजिस्टेंस अगर पूछा जाए तो फिर आपको ये चीज़ ध्यान में रख के सॉल्व करना है। अगर 5% से कम है यानी कि एरर मेथड लगा देना, और एरर मेथड लगाते हुए क्या करना पड़ेगा, ΔR/R इंटू 100% जो आएगा चेंज वो आएगा। इसमें एरर मेथड लगाएंगे तो पावर ऊपर पहुंच जाएगी, -2 ΔA/A इंटू 100 हो जाएगा, है ना। या फिर ये अगर इसके रिस्पेक्ट में देखना चाहो तो पावर ऊपर पहुंच जाएगी -4 ΔR/R इंटू 100। ठीक, तो आपका ये एरर मेथड भी इसमें लग सकता है ना। अब क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियरिटी हो जाएगी, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है ना। अब हमें इतना पूछा जा सकता है, तो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। ये तो तब था जब आपने डायमेंशंस के साथ खेला। अब मान लो मास वगैरह के साथ आप खेलने लग गए, अब आपको अलग अलग, देखो ये तो वो था कि आप एक ही कंडक्टर ले रहे हो, उसको आपने कभी स्ट्रेच कर दिया, कभी आपने उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया, कभी घटा दिया, कभी लेंथ बढ़ा दी, कभी लेंथ घटा दी। लेकिन कई बार क्या होता है कि अलग अलग कंडक्टर ले लिए जाएं और उनका मास अलग हो, तो फिर उस चीज़ को कैसे डील करें वो देखते हैं। ठीक है ना। तो अब की बार हम क्या देखने वाले हैं, तीसरे केस में मास वगैरह अलग देखने वाले हैं। हमारा फॉर्मूला होता है इस तरीके से। अब मास को कैसे हम जो है लेकर आए, देखो डेफिनेट सी बात है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर अगर देखें तो अगर ऊपर और नीचे एरिया से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस इक्वल टू ρV अपॉन एरिया का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो रजिस्टिविटी है ये भी कांस्टेंट है, जो वॉल्यूम है ये भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन अब की बार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम आपका मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। आप जानते हो ना कि जो डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हो
कि आपका जो रेजिस्टेंस है बेसिकली ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। तो यहाँ से रेजिस्टेंस आपका हो गया m/a²। ठीक, तो इस तरीके से यार बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी अभी। ओके, यहाँ पर हमने मास अलग कर दिया है ना, तो अलग अलग कंडक्टर का मास अलग हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग हो गया, तो उस केस में आपका ये इस तरीके से रिलेशन आ जाएगा। अगर इसी रिलेशन को हम ऐसे समझें कि मास और लेंथ अलग अलग है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर L/A है ना, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा हमें जिससे आपका ये डिपेंडेंसी लेंथ और मास पर आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे लेंथ का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा फिर आंसर आ जाएगा ρL² नीचे वॉल्यूम, और वॉल्यूम और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हमारा ये डिपेंडेंसी आ जाएगी L²/m। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरीके से अलग अलग डिपेंडेंसी हमारी आई है। ठीक है ना, तो हमने 4 डिपेंडेंसी पढ़ी हैं और चारों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इसको हम समझेंगे। ठीक है ना, तो ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हमें आ गई तो हम चुटकियों में क्वेश्चंस कराएंगे और बिल्कुल सही करके आएंगे, नहीं आई तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, अगर किसी को आती हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबको आती हैं। ठीक है ना, सबको आती होती तो मैं यहाँ नहीं बता रहा होता। ठीक है, ये सब डाउट्स होते हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उन्हीं की ये शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा बनाई जाती हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर आगे आते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो हमने क्या किया, एक वायर है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने स्ट्रेच किया था, अब की बार हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, हम छोटा कर रहे हैं, और उसकी जो रेडियस है वो r रेडियस है। मान लो एक वायर है जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ऑफ r रेडियस। ठीक, अब क्वेश्चन ये कहता है कि इट्स रेडियस इंक्रीज टू ट्वाइस। जब आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, देखो यार ऐसे सोचो, मान लो ये मार्कर है, अगर आप इसको छोटा कर रहे हो तो डेफिनेटली क्या बात है कि छोटा होगा तो ये जो मास है वो ऐसे बढ़ने लगेगा, है ना, एरिया बढ़ने लगेगा इसका। ऐसे अब इसको छोटा कर रहे हो, छोटा करोगे तो लेंथ कम हो जाएगी। अब जो बचा हुआ जब लेंथ कम करोगे तो बचा हुआ जो हिस्सा है वो क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएगा। तो डेफिनेट सी बात है, जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, और जब हम इसको स्ट्रेच कर रहे होंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ वायर ऑफ r रेडियस, इट्स रेडियस इंक्रीजेस टू ट्वाइस। इसकी जो रेडियस है वो 2r हो जाती है। अब कहता है देन कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस। आपको फाइंड करना है न्यू रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा। तो अब हम कैसे फाइंड करें यार, देखो बड़ा सिंपल। रेजिस्टेंस और रेडियस में हमने रिलेशन देखा था, क्या देखा था कि 1/r⁴। ठीक, तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, r से 2r कर रहे हैं, तो हमारा ये जो आंसर है क्या आ जाएगा, हमारा आपका नया रेजिस्टेंस हमसे पूछा है, तो r फाइनल माइनस r इनिशियल अपॉन r इनिशियल किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, देखो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप ऐसे समझो कि r और r⁴ आपके देखो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, चेंज हमें परसेंटेज में नहीं पूछा है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा r2/r1, ये हो जाएगा r1/r2⁴, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये शुरू में r था, बाद में 2r हो गया, तो इसकी पावर 4 हो गई, है ना, तो ये हो गया हमारा 1/2⁴, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो यानी कि हमारा जो r2 हो गया वो हो गया r1/16। ठीक है ना, तो ये हमारा रेजिस्टेंस आ चुका है। अब इसी में आपसे परसेंटेज चेंज पूछ लेता तो कैसे निकालते। अब देखो क्योंकि ये कम हो गया है, इसका मतलब इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, है ना, तो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो हमारी इनिशियल है हमारी r, फाइनल है आपकी देखो फाइनल ये है, इनिशियल ये है। अब इनिशियल हमारी 16 टाइम्स ऑफ r है, मतलब इनिशियल बड़ा है और हमारा फाइनल छोटा है, ध्यान रखना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल है वो 16r है और फाइनल r है अपॉन r 16r इंटू 100। ठीक है ना, तो आप यहाँ से 15r अपॉन 16r इंटू 100, तो r से r गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेसिकली आपसे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार पूछे जा सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि परसेंटेज चेंज हमें बता दो। ठीक है ना, तो ऐसे ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। ओके, तो इस तरीके से आपके यहाँ पर क्वेश्चन बेसिक किए जा सकते हैं। और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, उससे पहले इसको रफ कर देते हैं, जिससे आपका जो है, मुझे आंसर बताइए आप कॉमेंट बॉक्स में कि क्या आपके आंसर्स यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक, इसको रफ करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसलिए बता रहे हैं, अदरवाइज नहीं बताया जाता। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड। अगर एक वायर को आपने स्ट्रेच किया, खींचा, ठीक है ना, दैट परसेंटेज चेंज इन एरिया इज फाउंड टू बी 1.2%। आपका एरिया में जो परसेंटेज, ये आपका एरिया में पाया गया है। ठीक है ना,
अब आपसे पूछा गया है कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए। जब पेपर में आती है ना बड़ी बड़ी लैंग्वेज बन के ना, कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसीलिए ध्यान रखना बहुत आसान नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। पेपर में हमें गलती हो जाती है, तभी यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस और आपका एरिया में चेंज दिया गया है। यार हम जानते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है एरिया पर इस तरीके से डिपेंड करता है ना, यानी कि हमारा डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, या फिर सीधे आपको ये सब बकवास करने की जरूरत नहीं है। क्या कर सकते हो, आप जानते हो ना कि जो एरर में आप जानते हो एरर हमेशा ऐड होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, एरर ऐड तो होती है, साथ में जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है। तो ये सब करने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको दिखाना नहीं है किसी को, आपको तो आंसर पे टिक करना है, OMR फिल करनी है। तो देखो हमारा रेजिस्टेंस चेंज कितना आ जाएगा, अगर ये 1.2% है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ 1.2%, यानी कि आपका -2.4%, यानी कि माइनस का मतलब तो सिर्फ इतना है कि घट गया है। भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये तो घटेगी ही। तो हमारा आंसर आया 2.4%। कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे 1.2 देखा, ये देखा 2.4 टिक, आगे बढ़ गए, है ना। ऐसे ही करना होता है, ठीक। यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस, जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन भी करे थे तो भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का बढ़िया तरीका देखा था इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑन स्ट्रेचिंग अ वायर ऑफ L लेंथ, एक वायर है जिसकी लेंथ आपकी L है, उसको स्ट्रेच किया, इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 10%, आपकी जो लेंथ है वो 10% से बढ़ जाती है। देन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है ना। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो जल्दी से, इसका क्या आना चाहिए आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है शायद ये हमारा, इसका आंसर क्या आ रहा है मुझे बता दो। देखो बेसिकली क्या कैसे करोगे, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, पहली बात तो 10% है, इसका मतलब हम यहाँ पे इसका 2 गुना या 3 गुना या फिर एरर मेथड नहीं लगा सकते। वो अलग बात है अगर ऑप्शन बहुत ज़्यादा दूर है तो आप एरर मेथड के थ्रू इसको कर सकते थे, ठीक है ना। बट लेकिन ऑप्शन कई बार आपके बहुत दूर नहीं आते हैं, तो इसका सही मेथड देख लेते हैं क्या है। अगर आपकी शुरू में लेंथ L थी, है ना, तो बाद में जो L डैश हो गई वो आपकी 10% बढ़ गई, मतलब L थी और उसका 10% बढ़ गई, यानी कि ये कितना हो जाएगा 10/100, 10/100 इंटू L, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा L प्लस L/10, यानी कि जब इसका LCM लोगे तो ये हो जाएगा 10L प्लस 11L, 11L/10, यानी कि 1.1L, यानी कि हमारी जो लेंथ है पहले L थी तो वो इतने L हो गई, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस, अब देखो रेजिस्टेंस और लेंथ का जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना क्या है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमारी जो R फाइनल होगा वो आपका L2/L1 का पावर 2 हो जाएगा। तो यानी कि जो R फाइनल होगा और R इनिशियल होगा, L2 हमारा 1.1L है, जबकि L1 हमारा L है, इसकी पावर 2 हो गई, तो इससे ये कट गया, तो ये आ जाएगा हमारा 1.21। भाई 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है, 121 होता है, तो 1.1 का 1.21 हो गया, तो हमारा जो R2/R1 है वो 1.21 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो आपका नया रेजिस्टेंस है वो 1.21 टाइम्स है इनिशियल रेजिस्टेंस के, तो हमारा परसेंटेज चेंज कितना आया। अब आपका क्योंकि नया ज़्यादा है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो आपका जो आंसर है वो आप देख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन हमने करे भी थे। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 1.21 में से इसको घटा दोगे तो आपका बचेगा 0.21 इंटू 100, यानी कि आपका 21%, ठीक। तो आप अब देखो यार, एरर मेथड से भी कर सकते थे, पता है कैसे कर सकते थे, ये पूरा तरीका बताना जरूरी था, क्योंकि यार पता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन पास में आते हैं, इसीलिए मुझे ये बताना जरूरी पड़ गया। अदरवाइज आप सीधे सीधे तुक्का भी लगा सकते थे, तुक्का इन द सेंस आप अंदाजा लगा सकते थे, गैस। देखो हम जानते हैं कि जो R है ना वो L स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और जो L में चेंज आया था वो 10% था। इसका मतलब क्या है, एरर मेथड के हिसाब से जो आंसर है वो आपका इसका 2 गुना हो जाना चाहिए था, मतलब 20%। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा आंसर जो 20% के बिल्कुल पास है, 19 है या 21 है या 22 है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। पर लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि जो बाकी के ऑप्शन है वो उससे काफ़ी दूर होने चाहिए, मतलब एक, फिर अगर ये 20 है तो दूसरा 30 हो, 40 हो, 48 हो, है ना, फिर बहुत ही कम होना चाहिए, 5%, 4%। तो उस केस में आप इसको
फटाफट आंख बंद करके टिक कर देते। बट लेकिन लोचा क्या है कि एग्जामिनर भी बड़ा स्मार्ट है, वो आपका 21, 19, 18 और 16 इस तरीके से ऑप्शन देगा, तो इसीलिए हमें ये मेथड भी आना चाहिए। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बच्चों वाला मेथड है। बट लेकिन दिक्कत क्या है कि बच्चों वाले मेथड ही हमसे नहीं होते हैं। इसी अगर हो जाते, देखो हम सब लोग जानते हैं, चाहे जेई मेंस हो, चाहे आपका एम्स हो, चाहे आपका नीट हो, हर एग्जाम में इजी क्वेश्चंस का नंबर सबसे ज़्यादा होता है और एवरेज क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन मिलाकर सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे अभी जेई मेंस में भी हमने देखा 30 में से 28 क्वेश्चंस इजी और एवरेज कैटेगरी में थे। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर इतना ही आसान होता तो यार हर कोई 28 करके आ जाता। तो ऐसा तो लेकिन नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सरल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है, इसीलिए हम नेगेटिव भी करके आते हैं और हमारा स्कोर भी कम आता है। नहीं तो यार 180 नंबर अगर पेपर नीट का आ रहा है और उसमें से अगर 50% से ज़्यादा इजी और एवरेज है तो डेफिनेटली यार 180 मतलब 90, यानी कि 180 का आधा 90 हुए, तो 90-100 नंबर तो सबके आ जाने चाहिए थे, जबकि ऐसा तो नहीं होता, नेगेटिव भी आते लोगों के। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सरल क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, उनकी प्रैक्टिस कम करते हैं और टफ क्वेश्चन पर अगर हम अपना टाइम लगा देंगे तो टफ पूछे ही नहीं जाते इतने ज़्यादा। तो हम इजी और एवरेज क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा कमांड करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा उन्हीं पर ज़्यादा कमांड करे पहले, फिर उसके बाद आप टफ पर जाएं। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है तब आप टफ के लिए प्रैक्टिस करें, अदरवाइज 4-5 क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करना और एक इधर 40 क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करना, आप बताओ कौन सा मेथड बढ़िया है? 40 क्वेश्चंस इजी और एवरेज वाले हो जाएं या फिर वो 4-5 कठिन क्वेश्चंस हो जाएं जो आपके टाइम कंज्यूमिंग है? तो डेफिनेटली सब लोग चाहेंगे ना कि 30 या 40 जो आ रहे हैं सरल वाले वो हो जाएं। तो ये सरल क्वेश्चन जो हैं उनकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप जो इनको अंडर एस्टिमेट ना करें कभी भी अपनी लाइफ में, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में यार। और मैं सोच रहा हूँ एक और क्वेश्चन और करा देते अगर बचा हो तो। मैं ये सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए जो भी अभी तक पूछे गए हैं एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स अभी जो होते थे, अभी तो बंद हो गए हैं, ठीक है ना। चाहे यूपी के एग्जाम्स होते थे, एमपी के अलग अलग एग्जाम्स, एमपीपी, एमटी, पीईटी, फलाना ठिकाना, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो सबके मिला के क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। अगर रेशियो ऑफ मासेस फॉर डिफरेंट कंडक्टर इज 1:2:3, मतलब अलग अलग कंडक्टर हैं उनके लिए जो मासेस का रेशियो है वो 1:2:3 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो ऑफ लेंथ इज 1:4:9, ये हमारा मासेस का रेशियो है, m1:m2:m3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो लेंथ का रेशियो है वो 1:4:9 है। फिर कह रहा है कि मटेरियल इज सेम, यानी कि आपकी डेंसिटी सेम हो गई, मटेरियल सेम है। मतलब अगर एक वायर गोल्ड का है तो दूसरा भी सोने का है, अगर एक सिल्वर का है तो दूसरा भी सिल्वर का है, अगर एक एल्यूमिनियम का है तो दूसरा भी एल्यूमिनियम का है। देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, तो आपको ना रेजिस्टेंस का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग क्या जानते हैं? आप लोग जानते हैं कि जब भी मास और लेंथ वेरी करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा जो आता था वो क्या आया करता था? वो आता था हमारा L²/m। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा? हमारा जो रेजिस्टेंस है L² मतलब लेंथ का स्क्वायर, यानी कि 1:4 का स्क्वायर 16 और 9 का 81 डिवाइडेड बाई मास कितना है? 1:2:3। ठीक, तो इसको और सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपका आंसर यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इतना ही आसान होता है, लेकिन होते नहीं है, ध्यान रखना। एग्जाम में जब बड़ी बड़ी लैंग्वेज बन के आएगी आपको यही समझ में नहीं आता है कई बार तो कि यार ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना। तो ये रियलिटी है, मतलब ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं थी, ये प्रैक्टिकल बात है ना। ये होता है बच्चों के साथ, तभी मैं बता रहा हूँ आपको। चलो अब देख लेते हैं कोई क्वेश्चन आपका बचा हो तो उसको कर लेते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में कुछ बढ़िया चीज़ सीखेंगे, ठीक है ना। तो अभी ये हो चुका है हमारा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आया होगा। जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और अगर किसी ने ये वीडियो देख ली तो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए और उसके 4 या 5 नंबर बढ़ जाएँ, ठीक। क्योंकि जो नेगेटिव करके आने वाले थे वो 5 नंबर कम हो गए और अगर छोड़ कर आने वाले थे तो 4 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। चलो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और जाने से पहले आप हेलो बच्चों ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो और फ्रीक्वेंटली वीडियो चाहते हो तो डेफिनेटली लाइक करिए। और उसके अलावा आप जो है हेलो बच्चों ऐप पर जाकर अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। हमें गूगल प्ले स्टोर पर या एप्पल ऐप स्टोर पर रेटिंग देके, हेलो बच्चों ऐप की रेटिंग देके, 5 स्टार रेटिंग देके आप हमें सपोर्ट शो कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी कॉमेंट में बताते रहिए, कॉमेंट में बताओगे तो आपकी जो भी कॉमेंट सबसे ज़्यादा होंगी जिस टॉपिक पर या जिस टॉपिक पर लाइक सबसे ज़्यादा होंगी उसकी वीडियो सबसे पहले आती रहेगी, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।